बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 29 मार्च का आगाज़ हो गया जुमे के दिन का, लेकिन बात करेंगे कल 28 मार्च जुमेरात के दिन की डेवलपमेंट्स के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने नामुकम्मल तफसीलात जारी करवाई हैं, लेकिन इन नामुकम्मल तफसीलात ने भी मुकम्मल गठजोड़ बेनकाब कर दिया है और बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। सारा ये जो पूरा एक खेल खेला जा रहा है वो पूरा खेल बेनकाब हो गया है और नज़र ये आ रहा है कि कल का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन, जो पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत स्याह तरीन दिन आए हैं और पिछले 1.5 साल में तो बहुत आए हैं, और कल का दिन भी पाकिस्तान की तारीख़ के स्याह तरीन दिनों में से एक दिन था कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूरी अदलिया को जो है वो पहले तो ढके छुपे उन्होंने एक तरह से हवाले किया हुआ था शरीफ ख़ानदान के, लेकिन कल तो उन्होंने बबांगे दोल दिन दिहाड़े सबकी नज़रों के सामने उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया को शरीफ ख़ानदान के कदमों में रख दिया है, शहबाज शरीफ के कदमों में रख दिया है। उस शहबाज शरीफ को जो शहबाज शरीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के बेनिफिशरी हैं, और अगर काजी फाइज़ ईसा साहब साफ शफाफ इंतखाबात करा देते, होने देते, तो शहबाज शरीफ आज वज़ीर आज़म ना होते, बल्कि वो असम्बली में भी ना पहुँच पाते। लेकिन काजी फाइज़ ईसा साहब ने बल्ले का निशान छीना, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, हर सूरत में इंतखाबात को यकीनी बनाया, ब्यूरोक्रेट्स को आरओ के तौर पर बहाल किया, बल्ले का निशान छीना, मखसूस नशिस्तें छीनी, ये सब कुछ करने के बाद धांधली होने दी, इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट किया, सिकंदर सुल्तान राजा को सपोर्ट किया, लोटे बनने दिया तहरीक इंसाफ के लोगों को। सारा कुछ काजी फाइज़ ईसा साहब का जो किया धरा है उसके बेनिफिशरी हैं ये फॉर्म 47 वाले मुसल्लत जो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा पाकिस्तान का दे दिया गया है इन चोरों डाकू लुटेरों को। तो कल उन चोरों डाकू लुटेरों के साथ ओपनली एक मीटिंग करके और पाकिस्तान की पूरी अदलिया को शहबाज शरीफ के कदमों में रख दिया गया है कि हजूर माय लॉर्ड, ये आपके कदमों में पड़ी है पाकिस्तान की अदलिया, इसके ऊपर पाँव रखें, रोंदें, पाकिस्तान की अदलिया को जो मर्जी करें, आपको ये पूरा इख्तियार दिया जाता है। पहले आ जाते हैं जो अलामिया सामने आया है उसमें क्या अहम नुकात हैं। उसमें एक तो बताया गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब को 25 मार्च को जजेस का लिखा गया, 6 जजेस का लिखा गया ख़त 26 मार्च को मौसूल हुआ। चीफ जस्टिस ने इस मामले की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए उसी दिन अफ्तारी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और तमाम जजेस को मीटिंग के लिए अपनी रहायशगाह पर बुलाया। चीफ जस्टिस की रहायशगाह पर जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात सुने गए और ये मीटिंग 2.5 घंटे तक जारी रही। अच्छा, इसमें पहली बात तो ये है कि ये पूरी की पूरा जो लेटर लिखा गया है, ये पूरे का पूरा लेटर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक के सबसे ज़्यादा खिलाफ है, और इस लेटर में 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आमिर फ़ारूक साहब का मिसकंडक्ट साबित करती हैं। लेकिन काजी फाइज़ ईसा साहब ने उसी आमिर फ़ारूक साहब को पहले बुलाया और झूठ बोला है इस प्रेस रिलीज़ में, ये जो आलामी जारी किया गया इसमें झूठ बोला गया है। काजी फाइज़ साहब ने ये नहीं बताया कि इससे पहले भी उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक को अकेले भी बुलाया। इसकी वाज़ेह तौर पर सबूत ये मौजूद हैं कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान साहब की उस दिन केस सुनना था 26 मार्च को, उन्होंने कमर अदालत में आकर बताया कि उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और आज केस की समाअत नहीं कर सकते। तो काजी फाइज़ ईसा साहब ने इसमें यह नहीं बताया कि उस दिन उन्होंने अकेले भी आमिर फ़ारूक साहब को बुलाया और फिर मिल के ये सारा खेल खेला है। और उन्होंने इस आलामिया में इस बात की भी तरदीद नहीं की जिसमें ये खबरें आई थी, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया था कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब की अहलिया भी उस मुलाकात में मौजूद थी। क्या जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब की अहलिया किसका पैगाम लेकर आई थी, किसके नुमाइंदे के तौर पर बैठी थी, ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात नहीं आए और इस आलामिया में इसको क्लैरिफाई नहीं किया गया। और इस आलामिया में आमिर फ़ारूक साहब के साथ अकेले की गई मीटिंग का जिक्र नहीं किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। ये बहुत बड़ी एक बददियानती है कि आपने नामुकम्मल तफसीलात जो हैं वो शेयर की हैं। फिर बताया गया कि 27 मार्च को चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून से मुलाकात की। अच्छा, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जिनके साथ बहुत ज़्यादा काजी साहब के तल्लुकात हैं और बहुत से इल्ज़ामात भी लगते हैं कि कुछ ऑडियोज़ का भी जिक्र होता है कि कुछ ऑडियोज़ मौजूद हैं और इसीलिए जो सो कॉल्ड बड़े ओहदों पे बैठी हुई शख्सियात हैं ये इसलिए कंप्रोमाइज़्ड हैं, कमज़ोर हैं, क्योंकि इनकी जो ऑडियोज़ हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब के साथ, अगर ये एंकी फेंकी करेंगे तो वो ऑडियोज़ जारी हो जाएंगी कि क्या क्या खेल खेला जाता रहा है। उसके बाद बताया गया उसमें आलामी में कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत साहब जो नून लीग के परवरदा हैं, नून लीग के साथ हैं, नून लीग के वोटों से, नून लीग की सपोर्ट से, और बड़ी इसमें भी बड़ा खेल खेला गया था और इनको सदर सुप्रीम कोर्ट बार बनवाया गया था। उनसे मुलाकात हुई, पाकिस्तान बार कौंसिल के सीनियर मेंबर से मुलाकात हुई। अब ये पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ये दोनों जो हैं ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब के ग्रुप से इनका ताल्लुक है और आपको पता ही है कि उन्होंने जिस तरह से जुडिशरी के बहुत से जजेस को मैनेज करके रखा हुआ है, तो इन बार्स को भी उन्होंने मैनेज करके रखा हुआ है। उसके बाद बताया गया कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई चीफ जस्टिस ने और 4 बजे जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई उसमें इन तमाम इशूज़ को डिस्कस किया गया और जजेस की अक्सरियत का ख्याल था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है
वो अगर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें यह नहीं बताया गया कि अक्सरियत कितने जजेस की थी, कौन कौन सा जज था जो ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को कह रहा था कि आप शहबाज शरीफ से मिलें, उसको गले मिलें। पहले शायद जजेस की खुफिया मुलाकातें होती हैं शरीफ ख़ानदान से, जैसे शहबाज शरीफ डिग्गी में छुप के जाते हैं, तो कुछ लोग पता नहीं डिग्गियों में छुप के जाते हैं ये कैसे जाते हैं, या बुरके पहन के जाते हैं। तो अब आप ओपनली मिलें, धड़ल्ले से मिलें शहबाज शरीफ को, हम आपको ये इजाज़त देते हैं और हम आपको इंडोर्स करते हैं आपके इस ख्वाहिश को कि आप शहबाज शरीफ को हर सूरत में सीने से लगाना चाहते हैं, ओपनली लगाना चाहते हैं, आप लगाएं, हम आपको इजाज़त देते हैं। इनमें उन जजेस के नाम नहीं लिखे गए कि कौन कौन से जज थे जो इतने ही ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड और कमज़ोर हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने कहा कि आप शहबाज शरीफ को क्यों, कौन शहबाज शरीफ, जिस शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम है, जिसकी हुकूमत में ये सारे को चौथा रहा है, जिसको बेनिफिट दिया गया ये सारा कुछ करके, इमरान खान के खिलाफ फैसले लेके बेनिफिट किसको हुआ? ये तो काजी साहब खुद कहा करते थे कि बताएं बेनिफिशरी कौन है। बेनिफिशरी शहबाज शरीफ है बेनिफिशरी, और शहबाज शरीफ का बेनिफिशरी कौन है जो मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई? काजी फाइज ईसा साहब खुद हैं। क्यों? काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो उनको ये 2 तारीख अक्सरियत मिल चुकी है नून लीग को, और नून लीग किसी भी लम्हे ये आईनी तरमीम लाकर और काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन दे देगी। उसके बाद बताया गया कि 28 मार्च को जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है और सीनियर प्यूनी जज जो मंसूर अली शाह साहब और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो हैं जजीला असलम साहिबा, इनकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान फॉर्म 47 वाले, उनके साथ, आज़म वज़ीर तारिक साहब के साथ और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के साथ 1.5 घंटे तक ये मीटिंग जारी रही। और काजी फाइज ईसा साहब ने कहा है कि अदलिया की आज़ादी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए मैं शहबाज शरीफ को बुला के जिम्मेदारी दे रहा हूँ। वो शहबाज शरीफ जिसकी ऑडियोज मौजूद हैं, कैसे वो जजेस को मैनेज करते रहे हैं, कैसे अदलिया में मुदाखलत करते रहे हैं, वो शहबाज शरीफ जिसके नाक तले ये सारा खेल खेला जाता रहा है, जिसको बेनिफिट देने के लिए, जिस नून लीग और शरीफ खानदान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सारा कुछ किया गया है, उस शहबाज शरीफ को जिम्मेदारी दी है काजी फाइज ईसा साहब ने कि हुजूर आपने ये सारा कुछ करना है, हमारे तो बड़े आप हैं, और काजी साहब के वो बड़े होंगे, ना इस मुल्क के वो बड़े हैं ना लोगों के वो बड़े हैं, क्योंकि इस मुल्क के अवाम ने उनको मुस्तरद किया है। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब के इलेक्शन कमीशन ने और काजी फाइज ईसा साहब के बहाल किए गए आरओज़ ने, ब्यूरोक्रेट्स ने शहबाज शरीफ की जमात को वज़ीर-ए-आज़म बनाया है, कब्ज़ा दिया पाकिस्तान का। उसके बाद ये इतफाक़ हुआ जनाब कि इंक्वायरी कमीशन जो है वो बनाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज पे की सरबराही में होगा, और वफाकी काबीना के इजलास बुलाकर कमीशन की मंजूरी ली जाएगी। और फिर बताया गया कि काजी फाइज साहब ने फुल कोर्ट बुलाया और फुल कोर्ट बुलाकर फिर दोबारा उनको एतमाद में लिया कि ये बातें हुई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पर पीटीआई का आलामिया क्या आया है, और फिर मैंने 2 ट्वीट्स किए थे। वो ट्वीट्स मैं दोबारा आपके सामने एंड में इसलिए पढ़ूँगा कि जिन्होंने मेरे वो ट्वीट पढ़ लिए हैं उनको ज़रूरत नहीं है कि दोबारा मैं उनका टाइम जो है वो लूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पीटीआई का जो आलामिया आया है, और ये आलामिया पीटीआई के सिर्फ बयानात आ रहे हैं, और ये बयानात सिर्फ आंखों का धोखा है पीटीआई के। इसमें कहा गया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास के हंगामी इजलास का आलामिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के मंदरजात की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी कमीशन के क़याम और उसके ज़रिए तहकीकात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मुल्की अदलिया और कानूनी मफाद से जुड़े इस हसास तरीन मामले पर चीफ जस्टिस की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर नहायत तशवीश का इजहार किया गया। मामले को अदालत उज़्मा के लार्जर बेंच के सामने रखने और खुली अदालत में इस पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त वफाकी हुकूमत की एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ एक फ़र्द जुर्म है। मुअज़्ज़ज़ अदालत के हाज़िर सर्विस जजेस के संजीदा तरीन मरासले की एक रिटायर्ड जज के ज़रिए तहकीकात आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात से एक भोंडा मजाक है। अपने ख़त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने अदलिया के वजूद को लाहक बुनियादी चैलेंज को बेनकाब किया है। अवामी मैंडेट पर डाके के बलबोते पर वजूद में आने वाली हुकूमत हर लिहाज से मुल्क में जारी लाकानूनीत और गैर कानूनी और गैर आइनी मुदाखलत की सबसे बड़ी बेनिफिशरी है। चोरी के मैंडेट पर बैठा गैर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म या उसकी हुकूमत किसी किस्म की तहकीकात करवाने के काबिल नहीं है, ना ही इस किस्म की तहकीकात की कोई क्रेडिबिलिटी होगी। चीफ जस्टिस अदलिया के मुस्तकबिल को टाउटों पर मुश्तमिल इंतज़ामिया के रहम करम पर छोड़ने के बजाय साथ ही जजेस को इंसाफ फराहम करें। हाई कोर्ट के जजेस के मुतालबे की रोशनी में जुडिशल कॉन्फ्रेंस भी तलब की जाए और हर सतह के जजेस को इस मौजू पर हकायक कौम के सामने रखने का मौका दिया जाए। ये एक बयान है, ये बयान सिर्फ आंखों का धोखा है जो तहरीक इंसाफ ने जारी किया। क्यों? अगर तहरीक इंसाफ संजीदा है तो तहरीक इंसाफ को प्रोटेस्ट कॉल करना चाहिए, वकला तहरीक चलानी चाहिए। तहरीक इंसाफ को सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करनी चाहिए 184(3) के तहत, जो कि तहरीक इंसाफ नहीं कर रही। अब मैंने 2 ट्वीट किए थे, मैं वो 2 ट्वीट दोबारा आपके सामने पढ़ देता हूँ, और जिन्होंने वो ट्वीट मेरे पढ़ लिए वो जो है उनको ये ट्वीट उनको मतलब आगे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जिन्होंने ज़ाहिर है बहुत से लोग जो हैं वो ट्विटर नहीं देखते और आजकल तो वैसे ही ट्विटर बंद है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि
मैं इस वीडियो में भी आपके सामने रख दूं कि मैंने कौन से 2 ट्वीट्स किए हैं और उनमें मैंने कौन कौन से जो नुकात हैं उनको हाईलाइट किया है, क्योंकि मैं मुसलसल आपको तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है बाहर उनके हवाले से बता रहा हूँ। लेकिन आज मैंने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है उनके हवाले से कुछ नाम भी लोगों के सामने रखे हैं और मैंने बताया है कि वो किस तरह से वो नाम जो है वो ज़िम्मेदार हैं इस सारी सूरत हाल के। खैर मैं चले उनको लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ने की बजाय वैसे आपके सामने रख देता हूँ। एक तो मैंने ये कहा है, जो मुसलसल मैं कह रहा हूँ कि देखें पाकिस्तान की तारीख़ में पिछले 1.5-2 साल में ऐसे वाक़यात हुए जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुए थे। यानी पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सियासी जमात पर इतना जुल्म नहीं हुआ जितना तहरीक इंसाफ पर हुआ। पाकिस्तान की तारीख़ में इतना सितम किसी एक जमात पर नहीं हुआ जो तहरीक इंसाफ के हुआ। पाकिस्तान की तारीख़ में सिविलियंस पर इस तरह का 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं किया गया जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर हुआ। पुरअमन तहरीक को जितना धचका 1.5 साल में दिया गया ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर पाकिस्तान की तारीख में किसी एक पॉलिटिकल लीडर के ऊपर इतने केसेस नहीं बने जो सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर बने। पाकिस्तान की तारीख में आप अगर एक लिस्ट बनाते हैं कि पाकिस्तान के किस किस प्राइम मिनिस्टर पर, किस किस सियासी लीडर पर कौन कौन सा केस बना है, जब वो आप सारे केसेस लिख लेते हैं तो वो तमाम केसेस बगावत, दहशतगर्दी, कत्ल गारत गरी, गद्दारी, ये वो मुल्क दुश्मनी, वो सारे केसेस अगर किसी एक शख्स पर बने हैं तो उस शख्स का नाम है इमरान खान। इमरान खान पर यह सारा कुछ किया गया, सारा जो मामला हुआ, लेकिन ये मामला चलता रहा और बहुत जुल्म हुआ। तहरीक इंसाफ का नाम लेवा कोई नहीं था, बाहर नहीं आ सकता था, तहरीक इंसाफ का झंडा बाहर नहीं आ सकता था, तहरीक इंसाफ के रहनुमा रूपोश थे। इस दौरान 8 फरवरी आ गया। 8 फरवरी से पहले काजी फाइज ईसा साहब इस निज़ाम के साथ मिलकर जो तहरीक इंसाफ के साथ कर सकते थे किया, लेकिन 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब ने एक हफ़्ता मुसलसल कौम को आवाज़ दी, कौम को पुकारा कि मुझे आपने बाहर निकलना है, वोट डालना है। और फिर कौम ने इमरान खान की बात पर लब्बैक कहा। इमरान खान की बात पर लब्बैक कहते हुए इमरान खान का भरम रखा, लाज रखी और 8 फरवरी के इंतखाबात में तारीख रकम कर दी। इस तारीख रकम करने पर इमरान खान ने कहा कि ये इंतखाब नहीं था, ये इनकलाब था। फिर क्या होता है, फिर बात आगे चलती है। 8 फरवरी के बाद 2 वाक़यात ऐसे हुए जो इस निज़ाम में बैठे हुए लोगों की तरफ से हुए और ये कुदरत की बहुत बड़ी मदद थी इमरान खान और उनकी जमात को। पहले जितने भी चीज़ें थीं जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुई, वो तहरीक इंसाफ, इमरान खान के कारकुनान या पाकिस्तान के शहरियों की तरफ से वो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ। लेकिन इस निज़ाम के अंदर बैठे हुए 2 वाक़यात, लोगों की तरफ से 2 वाक़यात ऐसे थे जो अंदर से पहली बार हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। पहला, कमिश्नर रावलपिंडी का मामला। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इंकशाफात किए उस पर तहरीक इंसाफ ने सिवाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ नहीं किया। ना सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, ना धरना किया, ना एहतजाज किया, ना आवाज़ उठाई और आज तक तहरीक इंसाफ उसके ऊपर खामोश है। और आज तक वो जो कमिश्नर हैं रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब, वो और उनकी फैमिली लापता है। उन बेचारों को कोई पता नहीं है कि उनको किस हाल में रखा गया, उनके साथ क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। और तहरीक इंसाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलती। और शायद लियाकत अली चट्टा ने तो ये समझा और सोचा कि इस मुल्क में इनकलाब आ गया है तो अब मुझे बोलना चाहिए, और वो दुरुस्त थे कि इनकलाब तो आ चुका था। लेकिन बदकिस्मती से इस इनकलाब की बागदौड़ इमरान खान के हाथ में नहीं थी। इमरान खान तो जेल में बैठा हुआ था। जिनके हाथ में बागदौड़ थी वो लीडरशिप नहीं, तहरीक इंसाफ की गिदड़शिप है, जो बाहर बैठ के कंप्रोमाइज़्ड हैं, कमज़ोर हैं। उसके बाद दूसरा वाक़या पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि हाई कोर्ट के इतने जजेस ने एक लेटर लिखा है और उन्होंने इस निज़ाम पर सबसे बड़ा हमला किया है। उस पर तहरीक इंसाफ ने क्या किया अब तक, सिवाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के, सिवाय 3-4 अलामियों के, सिवाय एक फजूल से बयानात के कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं किया। ना धरना किया, ना एहतजाज किया, ना वकला तहरीक लॉन्च की, ना सुप्रीम कोर्ट गए, कुछ भी नहीं किया तहरीक इंसाफ ने। तो इसके ज़िम्मेदार मैं 3 लोगों को समझता हूँ। पहला बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, दूसरे उमर अयूब साहब जो मेन इस वक्त फैसले कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के, सेक्रेटरी जनरल हैं, और तीसरे जो हैं वो हैं हामिद खान साहब। अब आ जाएँ, मैं क्यों बैरिस्टर गौहर साहब को ज़िम्मेदार समझता हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब एक बेहतरीन इंसान हैं, अच्छे वकील हैं, इमरान खान के साथ सिंसियर हैं, लेकिन उनका मसला यह है कि वो एक कमज़ोर चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं। हालांकि उनको इस बात का इदराक नहीं है, एहसास नहीं है कि वो पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की 10 बड़ी जमातों में से एक जमात के चेयरमैन हैं, लेकिन वो एक कमज़ोर किरदार हैं। इस वक्त उनका तहरीक इंसाफ में किरदार एक डमी सा है, वो इन्फ्लुएंस लेते हैं बाकी लोगों का और वो एक 13वें खिलाड़ी के तौर पे पीटीआई को चला रहे हैं। कोई उनमें फैसला साजी की ताकत नहीं है, जुर्रत नहीं है, कोई उनका पार्टी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ये तो हो गया बैरिस्टर गौहर साहब का मामला। दूसरे हैं जनाब उमर अयूब साहब। उमर अयूब साहब की अब समझ आती है कि उमर अयूब साहब भी आपको पता है रूपोश थे और उनके ऊपर केसेस गलत थे। उनका रूपोश होना समझ आता है, वो ठीक रूपोश थे, लेकिन उस दौरान उनके वालिद की डेथ होती है और वो जनाजा पढ़ने के लिए आते हैं।
तहरीक इंसाफ के वो वाहिद रहनुमा हैं जिनके वालिद के जनाजे में वो आए और उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया और उनको आराम से जाने दिया गया। हालांकि उस वक्त और ये गलत है, मैं बार बार इसकी मजम्मत कर रहा हूँ कि उनके ऊपर केसेस भी गलत थे, काबिल मजम्मत हैं, उनका रूपोशी भी गलत है, उनको मजबूरन रूपोश होना पड़ा। और जो उनके वालिद की डेथ हुई उनको हक था कि वो जनाजे में आते, लेकिन मैं तो उस वक्त जो निज़ाम था और जो दस्तूर राइज था उसकी बात कर रहा हूँ। उस वक्त दस्तूर ये था कि इबाद फ़ारूक के बेटे ने अपने बाप की जुदाई में तड़प तड़प के जान दे दी, तो इबाद फ़ारूक को सिर्फ जनाजे में आने की इजाज़त दी गई और जनाजे के बाद दुआ भी नहीं मांगने दी गई और उसको धक्के देते हुए ले जाया गया। उसको इजाज़त नहीं दी गई कि वो अपने बेटे को कब्र में उतार सके। लेकिन उमर अयूब साहब को तसल्ली से जनाजा पढ़ के जाने दिया गया और गिरफ़्तार नहीं किया गया। कुछ तो था ऐसा जिस वजह से उनको कुछ नहीं कहा गया। फिर आ जाए हामिद खान साहब। हामिद खान साहब के ऊपर बहुत बात हो चुकी है, मजीद बात करने की ज़रूरत नहीं है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ज़ाती दोस्त हैं, वरना इस वक्त तहरीक इंसाफ को सबसे पहले एक पटिशन दायर करनी चाहिए 184(3) के तहत इस सारे मामले पर। कमिश्नर वाले मामले पे पटिशन दायर करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को ट्विटर जो बंद है इस पर पटिशन दायर करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को कच्चे के डाकू के मामले पर पटिशन दायर करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ अभी तक जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकी, जो उनको बल्ले का निशान वापस नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने उसको चैलेंज नहीं कर सकी। ये तहरीक इंसाफ के अगर हालात और सूरत हाल हैं तो ये कौन मानेगा कि कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये दानिस्ता या गैर दानिस्ता लेकिन काजी फाइज ईसा की सहूलतकारी कर रहे हैं, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब हुकूमत को इस सारे मामले से ऐसे निकाल रहे हैं जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं और दीदा दलेरी और दिन दिहाड़े वो ये सारी वारदात डाल रहे हैं। और तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एजिटेशन नहीं है सिवाय इन प्रेस रिलीज़ों के और अलामियों के। तो ये है जनाब तहरीक इंसाफ के अंदर सूरत हाल। और दो चीज़ें मुसलसल आपको बता रहा हूँ कि मुझे एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि मेरा दिल खून क्या आंसू होता है कि हम इमरान खान के साथ जो कर रहे हैं वो डिज़र्व नहीं करता इमरान खान। और एक ने कहा कि इमरान खान की जो इंस्ट्रक्शंस हैं बाहर आती हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता। और उसने मुझे कहा कि इमरान खान इस निज़ाम के जुल्म और जबर के सामने तो पहले से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होकर खड़ा है। उसको गोलियां लगी, वो खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, लेकिन अपनों के रवैयों की वजह से इमरान खान अब टूट रहा है। इमरान खान अपसेट है, वो कुड़ रहा है जेल बैठ कर के ये मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि यही लोग हैं, उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है। और ये लोग इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं और ये किसी सूरत भी वो काम नहीं कर रहे जो काजी साहब को मजबूर कर सकते हैं कोई दुरुस्त काम करने पर। काजी फाइज ईसा साहब ढटाई के साथ, दिन दिहाड़े बिल्कुल ढटाई के साथ वो कहते हैं जो मेरा करना है कर लो। और उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को साथ बिठा के पैगाम दे दिया है कि जनाब मंसूर अली शाह भी इसी तरह से निज़ाम लेके चलेगा, अगले 3 साल मंसूर अली शाह भी ये निज़ाम लेके चलेगा ताकि वो मैसेज दे सकें सबको कि हम ही हम हैं। काजी फाइज ईसा की पॉलिसी चलेगी, मंसूर अली शाह भी यही करेगा। लिहाजा शरीफ ख़ानदान से बना के रखो और छोड़ दो एजिटेशन, छोड़ दो आवाज़ उठाना, छोड़ दो धांधली को बर्बाद करना, छोड़ दो इस मुल्क में कोई बेहतरी के बारे में सोचना, छोड़ दो इस मुल्क में कोई ये सोचो कि ये मुल्क आगे जाएगा। छोड़ दो ये बातें, ये मुल्क जैसे चल रहा है इससे बदतरीन हालात में हम चलाएंगे। मैंने मंसूर अली शाह को साथ बिठा के, शहबाज शरीफ के साथ बिठा के बता दिया कि मंसूर अली शाह भी शरीफ ख़ानदान के साथ चलेंगे। तो ये काजी फाइज साहब ने मैसेज दे दिया है। तो लेकिन तहरीक इंसाफ क्या कर रही है मुझे बताएं। आप जस्टिफाई कर दें, जो सुनने वाले हैं जस्टिफाई कर दें कि तहरीक इंसाफ जो कर रही है बहुत बेहतरीन कर रही है। कोई एक काम बताएं जो उन्होंने ज़बरदस्त किया हो जो इनकी बाहर लीडरशिप है। तो बड़ी एक मायूस कुन सूरत हाल है, लेकिन हमारा काम है हक़ाइक़ लोगों को बताना। हम बता रहे हैं कि किस तरह से ये कंप्रोमाइज़्ड हैं और कमज़ोर लोग हैं और ये दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर काजी फाइज साहब की सहूलतकारी कर रहे हैं। और हामिद खान साहब भी पूरा दबाव काजी फाइज साहब से हटा रहे हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। गठजोड़ न सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा का और शहबाज शरीफ का बेनकाब हो गया, बल्कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का और तहरीक इंसाफ के जो 3 बड़े हैं उनके दरमियान भी एलानिया, गैर एलानिया, खुफिया, पोशीदा जो भी कोई डील है वो भी मंजर आम पर आ गई है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबको हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।